तो हेलो गाइस, वापस स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आजकल एनिमे के मार्केट में नया एनिमे आया है, विंड ब्रेकर। अब कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि टोक्यो रेवेंजर्स की कॉपी है। अब मैं इस पर बहस नहीं करना चाहूंगा। आज का सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा कि विंड ब्रेकर में 10 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स कौन से हैं। अभी तक सीजन 1 चल रहा है, तो स्पॉइलर इसमें बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स उठाए गए हैं जो अभी तक आए भी नहीं है। और जो लोग बेफालतू में कमेंट करते हैं कि टोक्यो रेवेंजर बेस्ट है या विंड ब्रेकर बेस्ट है, इसका जवाब मैं आखिरी में दूंगा। तो फिर चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फिर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है टोमो हिरागी। अब हिरागी थर्ड ईयर स्टूडेंट है फ्यूरिन हाई का। एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल इमोशनलेस है और बस लड़ाई पर फोकस करता है। और हिरागी 4 हेवनली किंग में से एक आता है। हिरागी बचपन से स्ट्रांग था और अपने आसपास के लोगों को बचाने में बिलीव रखता था। हिरागी टीम लीडर उनेमिया के काफी ज्यादा क्लोज है और जितने भी फाइट डेवलप या फाइट के आइडिया देने होते हैं वो सब हिरागी करता है। अब टोमा हिरागी के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो लड़ाई में काफी सही से इस्तेमाल करता है। हिरागी के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ और स्पीड होने के साथ ही साथ एक अच्छा दिमाग भी है। उसका यही दिमाग हर फाइट को जीतने में हेल्प करता है क्योंकि वो जितना ज्यादा शांत दिखता है उसकी पावर भी उतनी ज्यादा बढ़ते जाती है। अब नंबर 9 पर आता है जो टोगेमा। अब जो लीड करता है शिशितोरिन को एज अ सेकंड कमांडर। जो का एक ही मोटो रहता है, ताकत ही पूजा है। जो अकेला काफी फाइटर्स पर भारी पड़ता है और उसने अपने आप को प्रूफ भी कर रखा है क्योंकि शिशितोरिन जैसा कोई स्क्वाड जिसमें माना जाता है ताकत ही पूजा है, वहां पर जो सेकंड कमांडर है, तो इसका मतलब है उसको काफी ज्यादा ताकत है। अभी करंटली जो वर्सेस साकुरा की फाइट दिखाया जा रहा था जिसमें कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव जो ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो की जो पावर सबसे ज्यादा बढ़ाता है वो है उसका इनक्रेडिबल स्टेमिना। चाहे फाइट कितनी भी क्यों ना ब्रूटल हो, अपोनेंट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जो हमेशा अपनी स्टेमिना से अच्छा कम बैक करता है और जो भी बिलीव करता है जिसके पास ताकत होगी उसी की पूजा होती है। अब नंबर 8 पे आता है शुहेई सुजुरी। अब ये कैरेक्टर अभी तक मांगा में और हो सकता है कि हमें आने वाले सीजन में देखने को मिल जाए जल्दी। अब सुजुरी फाउंडर था ग्रेवियल टीम का, एक ऐसी टीम जो पैसों के लिए कुछ भी कर देती थी। ग्रेवियल स्क्वाड का एक ही काम था कि पैसों के लिए चाहे तुम्हें किडनैपिंग करनी पड़े चाहे मारना पड़े, तुम्हें वो करना है। शुहेई ने हमेशा अपनी टीम और स्क्वाड से ज्यादा पैसों की अहमियत दी थी और ये बात दिख भी जाता था क्योंकि उसको लड़ाई अपनी टीम को ज्यादा स्ट्रांग बनाने से पैसा इंपॉर्टेंट लगता था। अब जैसे कि शिशितोरिन स्क्वाड के लिए ताकत ही पूजा है, सेम शुहाई के लिए पैसा ही पूजा है, इसीलिए शुहाई को फाउंडर ऑफ ग्रेवेल के साथ एक्स टीम मेंबर भी बोला जाता है कि शुहाई ने हमेशा फाइट से ज्यादा पैसों को अहमियत दी थी। अब नंबर 7 पर आता है तासुको सुबाकिनो। अब इस कैरेक्टर को जब मैंने मांगा में देखा था फर्स्ट टाइम तो मुझे तो काफी ज्यादा अजीब लगा था क्योंकि सुबाकिनो 4 हेवनली किंग में से एक आता है। अब फ्यूरिन हाई बॉय स्कूल है और जो सुबाकिनो है जो उसका स्टैंडर्ड्स है वो काफी ज्यादा फेमिनिन टाइप का दिखता है। मतलब सुबाकिनो के जो हेयर है या फिर जो उसकी बॉडी ट्रेट्स है वो सब दिखते हैं बिल्कुल फीमेल जैसे हैं। इवन मांगा में भी तासुके ने बताया था कि जो उसका जेंडर है वो न्यूट्रल है। अब भले तासुके का कोई भी जेंडर हो, बट तासुके ने अकेले ग्रेवियल टीम को पूरी तरीके से हरा दिया था और इसी बात से पता चलता है कि तासुके को क्यों वन ऑफ द 4 हेवनली किंग्स बोला जाता है क्योंकि एक पूरे स्क्वाड और उसके लीडर को हराना बहुत मुश्किल की बात होती है। तासुके का जो न्यूट्रल जेंडर है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमिनिन टाइप का दिखता है और यही बात उसकी फाइट में काफी डिसएडवांटेज ला देती है। नंबर 6 पर आता है सुओ हयातो। अब सुओ हयातो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है फ्यूरिन हाई का, लेकिन एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काफी ज्यादा पावरफुल है सुओ हयातो क्योंकि आज तक ऐसा बहुत ही कम देखा गया कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल हो और वो फ्यूरिन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हो। एक तरीके से सुए हयातो को एक मिडल बोन बोला जाता है बो फ्यूरिन के लिए। सुए हयातो हमेशा शांत रहता है और अपने चेहरे पे बस एक स्माइल रखता है, लेकिन जब सुओ अपनी स्किल्स फाइट में दिखाता है तो पूरा कोल्ड ब्लडेड लगता है क्योंकि अगर कोई उससे ऐसे ही मिलेगा तो उसको लगेगा कि कितना शांत है और कितना ज्यादा प्यारा है, पर अगर इससे किसी ने भी लड़ाई लड़ी तो उसके बाद ही अपना असली रूप दिखाता है। तो उस फाइट को पूरी तरीके से अपने फेवर में लेकर डोमिनेट करता रहता है। इस सामने वाले ओपोनेंट को उसकी पूरी तरीके से औकात दिखा देता है कि तुम किस लेवल पर हो। फाइट का अंदाज मुझे कभी फाइट लगा ही नहीं, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से डोमिनेट करने आया है। इसकी जब मर्जी होगी तब पंच करेगा, जब मर्जी होगी तब डॉज करेगा, लेकिन इसका ओपोनेंट इसको छू तक नहीं सकता है और इसकी आंखों और जो इसकी लड़ाई का अंदाज है उसमें सिर्फ कोल्ड ब्लड दिखता है। अब नंबर 5 पर आता है हारुका साकुरा। साकुरा भी बिल्कुल सुओ की तरह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है बोफ्यूरिन का। अब साकुरा हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब साकुरा की जब फर्स्ट एपिसोड में एंट्री हुई थी तब से उसको एक ही मोटा है, उसको सबसे ताकतवर बनना है और जब तक ताकतवर एग्जिस्ट है उसको मारना है। साकुरा को जो एटीट्यूड दिखाया जाता है वो है बिल्कुल कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और अगर कोई है तो वो मुझसे आकर लड़ाई करे। यही चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि साकुरा हमेशा से लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। के सामने चाहे पूरी स्क्वाड हो चाहे एक अकेला बंदा, वो हमेशा लड़ाई के लिए आगे खड़ा रहेगा और उसने इसी लाइन को फर्स्ट एपिसोड से ही पूरा किया। जब उसके सामने पूरी स्क्वाड आ गया था तभी भी वो सामने खड़ा था और जब अकेले लड़ना था तभी भी वो आगे था। पूरा से लड़ने के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसका इमोशनल बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हिरागी ने बोला भी था कि अभी तक साकुरा ने अपनी पूरी पावर अचीव नहीं करी है। इसका मतलब है हमें आगे बहुत कुछ देखने वाला है हारुका साकुरा में। अब नंबर 4 पर आता है यामाटो एंडो। पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा घमंडी कैरेक्टर और साथ ही में एक्स
मेंबर ऑफ बोफ्यूरिन। ये सिर्फ अपनी ताकत में घमंड रखता है और किसी की भी बात नहीं सुनता है जल्दी, और हमेशा अपने घमंड को पहले रखता है। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि चाहे पूरी स्क्वाड हो चाहे स्क्वाड लीडर, वो अकेले खत्म कर देगा। जब यामाटो ने बोफ्यूरिन को ज्वाइन किया था तब उसकी जो सोच थी वहाँ के लोगों से बिल्कुल क्लैश खाती थी, इसीलिए इतने क्लैश होने के बाद उसने बोफ्यूरिन को छोड़ना ही ठीक समझा। यामाटो का हमेशा से रहता था कि उसका घमंड उससे पहले रहता है, और बोफ्यूरिन एक टीम की तरह काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इवन बोफ्यूरिन के लोगों को पता था कि यामाटो कितना पावरफुल है, लेकिन स्टिल उसको जाने दिया उन लोगों ने। इसके बाद भी काफी ज्यादा क्लैशेस हुए थे यामाटो और जो भी वो नए नए ग्रुप्स को ज्वाइन करता था। तो उन्होंने वापस से कम बैक करने का सोचा बोफ्यूरिन में, बट उसकी एंट्री को बैन कर दिया गया था। हम नंबर 3 पे आता है चोजी टोमियामा। अब चोजी है शिशिटोरिन का लीडर, वही गैंग है जो मानती है कि ताकत ही पूजा होती है, और जो उसका लीडर है चोजी वो बिल्कुल इमोशनलेस है, मतलब दिखाता है कि वो पूरे बच्चों की तरह और हमेशा खुश रहता है, पर जब ये अपनी फाइट में आता है तब ये बिल्कुल डार्क बन जाता है। चोजी का सिर्फ एक ही एटीट्यूड रहता है कि सिर्फ पूरी दुनिया में से शिशिटोरिन ही राज करना चाहिए, जितने भी ताकतवर लोग हैं सब के सब उससे कमजोर ही हैं। उसे एक ही चीज में मजा आता है, नए नए फाइट्स और नए नए फाइटर से लड़ाई करने में। अब चोजी का एटीट्यूड चाहे कैसा भी, पर जब उसकी फाइट स्किल्स की बात आती है तब वो इंप्रेसिव से भी बहुत ज्यादा है। चोजी सिर्फ लड़ता है इसलिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो बेस्ट है। चोजी को हारे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते अपने स्क्वाड में, इसीलिए वो उनको खुद फेंक देता है बाहर। चोजी के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है जीतना। नंबर 2 पर आता है हाजिमे उमेमिया, करंटली लीडर है बोफ्यूरिन का। अब उमेमिया की जो स्किल्स और जो पावर है सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ उसको घमंड बिल्कुल नहीं रहता है कि वो इतना पावरफुल है। उमेमिया बोफ्यूरिन को एक परिवार की तरह समझता है और उसको वैसे ही लेकर चलता भी है। इतना पावरफुल होने के बाद भी इतना ज्यादा पीसफुल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। बोफ्यूरिन मेंबर्स को पता होता है कि कहाँ पे लड़ना और कहाँ पे शांति दिखानी है। उमेमिया का जो फाइटिंग स्टाइल और जो एटीट्यूड है वो दोनों ही बेस्ट होते हैं। अब नंबर 1 पर आता है चिका टाकेशी। अब अगर किसी को भी नहीं पता इस कैरेक्टर के बारे में है कौन, मतलब ये बोफ्यूरिन से कि शिशिटोरिन से कि किस गैंग से है, मैं पहले ही बताना चाहूंगा ये कैरेक्टर है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे अभी तक मांगा वर्स में, और इवन बोफ्यूरिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी यही रहा है। आज तक बोफ्यूरिन के इतिहास में बहुत सारे लीडर्स आए और गए, लेकिन उन्होंने हमेशा माना है कि चिका टाकेशी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं रहा है। इस कैरेक्टर को जब मैंने मांगा में देखा था तब मैं भी हैरान हो गया था, मतलब मुझे लगा था उमेमिया सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और जब पता चला कि चिका टाकेशी जो अभी तक हिस्ट्री में सबसे पावरफुल रहा है बोफ्यूरिन में, बात सच में मेरे लिए खुद 2 सेकंड के लिए शॉकिंग लगा। चिका टाकेशी सबसे ज्यादा रूथलेस फाइटर था और सबसे ज्यादा ब्रूटल भी, कि चाहे स्ट्रेंथ हो चाहे स्पीड हो कोई भी मैच ही नहीं कर पाता था। अब चिका को किसी भी ग्रुप के लिए लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, वो सिर्फ अपने मजे के लिए लड़ता था। जब वो लड़ने आता था तब वो बिना अपना एक पसीना बहाए दुश्मन को पूरी तरीके से हरा देता था कुछ मिनटों में ही। इसलिए बोफ्यूरिन का आज तक का इतिहास रहा है कि उससे पावरफुल कोई नहीं रहा है। तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। एक जरूरी सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टोक्यो रेवेंजर्स और विंड ब्रेकर में से दोनों में से बेस्ट कौन है। दोनों ही एनिमे अपनी जगह बहुत ही अच्छी हैं, बस थोड़े बहुत जो कहानियां वो सिमिलर हो सकती है जैसे कि फाइटिंग और ये सब चीजें, लेकिन विंड ब्रेकर का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से अलग है और टोक्यो रेवेंजर्स का बिल्कुल अलग था। टोक्यो रेवेंजर्स की जो स्टोरी लाइन थी उससे टाइम ट्रेवल पर डिपेंड करता था, बट विंड ब्रेकर की बिल्कुल अलग है। टोक्यो रेवेंजर्स में से हमें टाइम ट्रेवल, बैडएस कैरेक्टर्स और बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिला था। इवन उसमें आखिरी के कुछ चैप्टर्स में इमोशनल टच भी डाला गया था। बट विंड ब्रेकर भी काफी अच्छी एनिमे है, और हाँ मैं दोनों का कंपेयर नहीं करना चाहूंगा इधर। दोनों ही एनिमे अपनी अपनी जगह सही है और दोनों ही वर्दी है देखने के लिए। मेरा सिर्फ अगर थोड़ा सा ओपिनियन अगर मेरे खुद का होगा तो मैं विंड ब्रेकर को ज्यादा पसंद करता हूँ एज अ टोक्यो रेवेंजर। टोक्यो रेवेंजर्स की मांगा और जो सीरीज है वो इससे पहले देखा था। तो फिर बस गाइस टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ आप लोगों को क्या पसंद आता है टोक्यो रेवेंजर्स की विंड ब्रेकर, कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर चाहिए वो भी आप बता सकते हो। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, टेक केयर एंड गुड बाय।